नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अभी तक बिना अनुमति के ही प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब प्रत्याशियों को जिलाधिकारी यानी डीएम से अनुमति लेनी होगी। चुनाव के आचार संहिता में सख्त नियम बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा है कि अगर कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के प्रचार, रैली आदि करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग से जारी गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सरकारी, सार्वजनिक संपत्ति, भवन, स्थल, परिसर में विज्ञापन या वॉल राइटिंग प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने पर उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के तहत अपराध माना जाएगा और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। निकाय चुनाव के आचार संहिता लागू होते ही बीजेपी ने आप प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आज एक बैठक की और सिलसिलेवार तरीके से कल भी एक अहम बैठक की जाएगी, जिसमें प्रत्याशियों के पैनल को लेकर मंथन किया जाएगा। आज बीजेपी में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में संभावित प्रत्याशियों के नाम का पैनल डिस्कस किया गया और पार्टी हाईकमान को 3 नाम का पैनल भी भेजा जाएगा। हमारी आज और कल चुनाव के संदर्भ में जो परोक्षक है तो उनकी हमारी बैठक है। उस बैठक के बाद हमारे 3 नाम के पैनल बनेंगे। फिर हमारी कोर टोली बैठकर प्रत्याशी की घोषणा करेगी। नगर निगम के लिए पैनल केंद्र को जाएगा। केंद्र से सहमति के बाद वहाँ से प्रत्याशी घोषणा होगी और चुनाव प्रबंधन की दिशा हमने प्रत्येक पंचायत में, नगर निगम में, पालिका में चुनाव संचालन समिति का हमने गठन कर दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दायित्व उसमें और एडिशनल जुड़ जाएंगे जो प्रत्याशी की सहमति से होंगे। और मैं कह सकता हूँ हमने तैयारी की, चुनाव की दृष्टि से लगभग 2 माह से हमारी तैयारी है। बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा होने के बाद विधिवत रूप से चुनाव प्रचार का अभियान प्रारंभ हो जाएगा। कांग्रेस में वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बीजेपी ने भी जीत का दावा कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पहली बार प्रदेश में निकाय चुनाव में आपत्तियों की सुनवाई करने के बाद 39 निकायों में जन भावनाओं को देखते हुए आरक्षण बदलने का कार्य हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 25 जनवरी को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए नजर आएगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद तो जन भावना का कद्र किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे जिनमें सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूं। वहीं उत्तराखंड में हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सभी सीटों पर आरक्षण तय किए जाने के बाद से सभी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। तो वहीं सीटों पर आपत्ति दर्ज होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने मेयर सीटों पर फिर से आरक्षण तय किया गया है, जिसमें ओबीसी हुई। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर की सीट को अनारक्षित यानी सामान्य कर दिया गया है। तो वहीं अल्मोड़ा नगर निगम सीट महिला सामान्य से ओबीसी कर दी गई है। वहीं आरक्षण में बदलाव के बाद हल्द्वानी सामान्य कर दी गई है। नगर निगम मेयर के लिए हलचल बेहद तेज हो चुकी है। इस खबर की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेता ने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पास आना भी शुरू कर दिया है। हल्द्वानी सीट में बदलाव के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हल्द्वानी नगर निगम की मेयर की सीट के प्रबल दावेदार प्रमोद तोलिया का कहना है कि वे मुख्यमंत्री के इस फैसले का सम्मान करते हैं।
आपत्ति देने का समय दिया गया था कल 3 बजे तक। शाम 3 बजे से देर रात तक सभी सीटों पर मंथन हुआ। उसके बाद हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 11 नगर निगमों में से हल्द्वानी जो सीट पिछड़ी थी वो अल्मोड़ा, इस समय अल्मोड़ा घोषित हो गई और श्रीनगर अनारक्षित थी, वो महिला हो गई। इसी क्रम में हल्द्वानी जो आज सामान्य सीट आ चुकी है, तो आज अंतिम और साथ ही साथ आचार संहिता की भी घोषणा हो चुकी है, जो बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं। शायद जनवरी 20-25 की डेट, मैंने तो पढ़ा नहीं, लगभग 23 की डेट घोषित हुई है और लगभग 27 से 30 तक नामांकन की भी डेट आई है। दावेदारी करना तो सबका अधिकार है। उसी क्रम में मैं पूर्व में यहाँ का प्रधान और वर्तमान में निवर्तमान पार्षद हूँ वार्ड 38 नगर निगम से, और मैंने इससे पूर्व 2022 में हल्द्वानी से विधानसभा की भी तैयारी की थी। तो लेकिन दावेदारी करना सबका अधिकार है। तो उसी क्रम में मैंने भी विधायक के साथ साथ इस बार जो नगर निगम मेयर का प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से मेयर की दावेदारी की है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसको हम तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। सभी को समय देती है चुनाव लड़ने का, ऐसा नहीं है। अब पार्टी का डिसीजन जो होगा वो सर्वमान्य होगा। हाँ, हमारे मेयर साहब 2 बार हमारे नगर के मेयर रहे, 2 बार उन्होंने विधायक थोड़े अंतर से हारे, लेकिन 10 वर्षों में मेयर साहब द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए शहर में। उन्हीं कार्यों को जो अवशेष हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर पार्टी हमें मौका देगी तो अवश्य हम पार्टी के उसमें खरे उतरेंगे। वही हल्द्वानी में नगर निगम की सामान्य सीट होने के बाद बीजेपी में ही नहीं बल्कि अब कांग्रेस में ही जमकर सियासी घमासान चल रहा है। आज कांग्रेस के स्वराज आश्रम में निकाय चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल के समक्ष मेयर के दावेदारों और पार्षद के दावेदारों से राय शुमारी का दौर भी शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस के मेयर के दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। हल्द्वानी में जहां विधायक सुमित हृदय ने कहा है कि पार्टी जिस किसी व्यक्ति को टिकट देगी, पूरे कार्यकर्ता और वह खुद दिलो जान से उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाकर हल्द्वानी नगर निगम का मेयर बनाएंगे। वहीं कांग्रेस से प्रबल दावेदार पूर्वा दर्जा राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा है कि उनके लंबे समय का संघर्ष आज पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि वह पूरी तरह आश्वस्त है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। वहीं राय शुमारी के लिए आए चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं की राय पर पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को मेयर का टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस में कभी भी उत्साह की कमी नहीं रही है और हम लोगों ने कभी भी उत्साह में कमी नहीं छोड़ी, कार्यों में कमी नहीं छोड़ी। सामाजिक कार्य हो, लोगों की मदद हो, हमारे कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन हर जगह उपस्थित रहे। ये आज, क्योंकि आज दावेदारी है, आज दावेदारी के अलावा कांग्रेस को एक चयन प्रक्रिया की जो हमने शुरुआत करी है और जिस तरीके से सीट में बदलाव हुआ है, मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि एक इतने सीनियर व्यक्ति के साथ, एक ऐसे पुराने व्यक्ति के साथ जो आपकी पार्टी का अभिन्न अंग रहा है, उसके साथ जो भेदभाव हुआ है, आज मेरी सद्भावना उस व्यक्ति के साथ है। आज कहीं ना कहीं दिल से मेरे को बुरा लगा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा। देखो, मेरा पूरा जीवन यहाँ इसी शहर में बीता, सब खुली किताब है। कहाँ मैं छात्र संघ की राजनीति से छात्र संघ का अध्यक्ष और सचिव, उसके बाद मैंने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर करके कांग्रेस का दामन मैंने हमेशा थामे रखा। मैं फिर कहता हूँ, बहुत झंझावात ऊपर नीचे आते रहते हैं, बट मैं उन सब चीज़ों को भूल गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी आज मुझे लगता है कि वास्तव में अगर आप अपनी साख और अपने स्वाभिमान पर अगर आप उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन आपको सफलता मिले, तो आज मुझे लगता है वो सफलता जरूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो नेतृत्व है, हमारे माननीय विधायक गण है, हमारे शहर का नेतृत्व है, हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे जो यहाँ के प्रभारी महोदय हैं, वो सब इस बात को समझेंगे कि मुझ जैसे अतने कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है तो न्याय जरूर करूंगा पद से। मैं जो मेरे समर्थक हैं सभी की आवाज बनकर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ पूरा जन समुदाय है जो चाहता है कि योगेश जोशी मेयर की दावेदारी करे और जीत के आए, ताकि समाज में जो एक वर्ग है जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसको जो उसका अधिकार है वो मिल नहीं पाता है, तो नगर निगम में अगर मुझे ये पद मिलता है
तो कहीं ना कहीं उस समाज का हित होगा। और समाज सेवा में मैं आज 10 लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, कल 1000 लोगों की मैं सेवा कर पाऊंगा। इस वजह से मैंने दावेदारी की है और कहीं ना कहीं समाज हित में मैं काम करता हूँ, चाहे ब्लड बैंक हो, स्वर्गवान हो, एम्बुलेंस हो या और भी तीर्थ यात्रा हो, गौशाला हो, अनेकों हमारे क्रियाकलाप है यहाँ पर हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साधन संसाधन की कमी होने की वजह से आज मैंने दावेदारी पेश की है, ताकि मुझे भविष्य अगर मौका मिलता है तो हल्द्वानी नगर निगम को स्वच्छ और इसके साथ साथ चाहे बिजली वाली सड़क हो, इसके अलावा भी कई दिक्कतें यहाँ पर है। चाहे क्या कहते हैं जो आवारा मवेशी है, ये कहीं ना कहीं पे चोटिल होते हैं, दूसरे को चोटिल करते हैं। इसके अलावा चाहे नगर निगम का कूड़ा हो या और भी ट्रैफिक की व्यवस्था हो। और मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं राज्य सरकार मनमानी में है। जैसे हमारी व्यापारी वर्ग है, कैसे उनके प्रतिष्ठान को उजाड़ा जा रहा है। जो लोग हैं जिनने अपनी मेहनत से यहाँ पर घर बनाए हैं, उनकी जो पूरी जो पूंजी है, जिनने अपने मकानों में अपने घर में लगा दी है, उनको उजाड़ने का काम राज्य सरकार कर रही है कहीं ना कहीं। और दूसरा जो ओबीसी कल तक सीट थी, हम उनके साथ थे, क्योंकि ओबीसी वर्ग हो, एससी वर्ग हो, महिला वर्ग हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, सबको जो भी समाज में है जो दायित्व है उनको वो मिलना चाहिए। लेकिन आज समाज जो सीट आई है मुझे खुशी बेशक है, लेकिन उतनी खुशी नहीं है अगर ओबीसी वर्ग भी यहाँ पे इलेक्शन करता, क्योंकि समाज में हर किसी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। वही नए साल के जश्न से पहले जिस बर्फबारी का इंतजार मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता के लोग कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। सुबह से ही मौसम ने अचानक करवट बदली और रिमझिम हल्की बूंदाबांदी के बीच चक्राता की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। स्थानीय व्यवसायियों को उम्मीद है कि नए साल से पहले पहाड़ की ये चोटियां बर्फ से ढक जाएंगी। बारिश शुरू होने से स्थानीय कारोबारी के चेहरे खिल उठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए साल के जश्न के मौके पर अच्छी बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक चक्राता का रुख करेंगे। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश, बर्फबारी, पाला और कोहरे के चलते भीषण सर्दी पड़ने के आसार है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बद्रीनाथ के पास उर्वशी धारा झरना पूरी तरह से जम चुका है। चमोली की नीति घाटी में बर्फ की परत जमने लगी है। यहाँ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राज्य के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन सर्द हवाओं के चलते परेशानी भी बढ़ रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड राज्य के 23 और 24 दिसंबर को पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हैं। गंगोत्री की तस्वीर, जहां पर आप जहां तक देखिएगा वहां बर्फ की चादर से तमाम वादियां ढक गई है। यमुनोत्री की ये तस्वीर है। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां बर्फबारी देखी जा रही है। बद्रीनाथ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। -10 डिग्री सेल्सियस का ये तापमान और लोग बर्फबारी का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तापमान में भी गिरावट है। सफेद चादर से ये तमाम वादियां ढकी हुई है। 4 तस्वीरें 4 जगह से है। गंगोत्री की पहली तस्वीर है, यमुनोत्री की ये दूसरी तस्वीर, केदारनाथ की तस्वीर है और बद्रीनाथ की तस्वीर है। तो शीतलहर ने एक तरफ ठिठुरन बढ़ाई है, तो वहीं प्रदेश का मौसम पर्यटकों के लिए सुहावना हो गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। या छबीलो गढ़वाल हो या हमारा मस्त जौनसार हो, इस प्रकार के आयोजनों में हमें हमारी लोक कलाओं, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प और कारीगरी का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति हमारी मूल पहचान है। चाहे हम जीवन के किसी स्तर पर भी पहुंच जाए, कितने ही बड़े बन जाए या दुनिया के किसी कोने में चले जाए, हमारी पहली पहचान है कि हम सब उत्तराखंड के वासी हैं, हम सब उत्तराखंडी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सजीव बनाए रखने के इस अद्वितीय प्रयास के लिए मैं पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था की पूरी टीम को हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनको बहुत बधाई देता हूं, जिसने आप सभी को यहाँ पर इतने बड़े महाकौतिक में बुलाया, सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया। भाइयों बहनों, ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी सांस्कृतिक विरासत
पुनर्जीवित किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका एक साक्षात उदाहरण यहाँ पर लगे हुए हमारे सभी स्टॉल हैं जो इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में कई महत्वपूर्ण और योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज राज्य में रेल कनेक्टिविटी हो या सड़क कनेक्टिविटी हो, इसके साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी, जो हमारा पर्यावरण है, उसके संरक्षण में भी बहुत बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड देती है। उसके समग्र विकास की दिशा में भी हम कदम बढ़ा रहे हैं, दोनों में बैलेंस बना रहे हैं। उसके निमित्त योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास के कामों को उसी निरंतरता से, उसी बैलेंस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है भाइयों बहनों। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सबके पूर्वजों का, आप सबके पुरखों का, आप सबका पैतृक राज्य उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे भारत में नीति आयोग के इंडेक्स में पहले पायदान पर आया है, पहला नंबर आया है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, हम रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। इतना ही नहीं, एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका को बढ़ावा दिया है। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जिसको पिछले साल हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों जिसका हमने शुभारंभ किया था, आज हमारे स्थानीय उत्पादों को देश और दुनिया में एक व्यापक पहचान दिला रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे मॉडल। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।